दोस्तों ये CHO का क्वेश्चन पेपर है, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन इज। स्तन हड्डी के संरचनात्मक शब्द है। स्तन हड्डी के लिए एक संरचनात्मक शब्द है, वो शब्द आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन इज, कौन सा वर्ड यहाँ पर, कौन सा शब्द सही माना जाएगा। ब्रेस्ट बोन के लिए एक दूसरा शब्द है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। ये CHO का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। CHO का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये CHO का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये वाला, ठीक है। चलिए भाई देख लीजिएगा, ये दिया गया था एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन इज। तो एक शब्द है जो ब्रेस्ट बोन को संदर्भित करता है, वो दिया गया स्टर्नम। क्या उत्तर माना जाएगा? दूसरा वाला उत्तर सही मानेंगे या बोलेंगे बी विकल्प सही है, ठीक है। स्टर्नम को बोलेंगे। ये ब्रेस्ट बोन जो होती है ना, ये दोनों ब्रेस्ट के बीच में पाई जाती है। जो ब्रेस्ट बोन होती है ना, दोनों ब्रेस्ट के बीच में पाई जाती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ये जो हड्डी होती है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम कहते हैं। समझ में आ रही ना बात आपको? इसे स्टर्नम कहा जाता है। तो सही विकल्प दूसरा वाला माना जाएगा, दूसरा सही उत्तर मानेंगे। दूसरा पॉइंट आपसे हम पूछ रहे हैं कि कवेलिकल बोन का दूसरा नाम क्या है, और एक उत्तर और बताना है, पटेला को हम और किस नाम से जानते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं कि पटेला का दूसरा नाम क्या होता है, और जो कवेलिकल्स होती है इनके दूसरे नाम क्या होते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनके दोनों के अदर अदर नेम क्या है, दूसरे दूसरे, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय रणनीति योजना का उद्देश्य क्षय रोग को खत्म करना है। आपसे पूछा जा रहा है कब तक खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ लीजिएगा। द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाई। राष्ट्रीय रणनीति योजना का उद्देश्य क्षय रोग को खत्म करना है। कौन से ईयर में ये क्षय रोग को खत्म किया जा सकता है, बताइएगा। राइट आंसर क्या मानेंगे, ठीक है। पढ़ लीजिए भाई। द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाई। कौन से ईयर तक हम इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ट्यूबरकुलोसिस को हम कौन से साल तक ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल स्ट्रेटजिक जो प्लान था, ट्यूबरकुलोसिस के केस को एलिमिनेट करना था, मतलब को केसेस को कम करना था, ठीक है। वो भी लगभग 90% केसेस को कम करना था। तो पता है कब तक कम करना था? 2025 तक कम करना था। सही विकल्प पहला वाला माना जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए मानेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट जो पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि टारगेट जो है, जैसे 5 ईयर प्लान में से SDG का जो लक्ष्य है वो कब तक है? 2030 तक था, ठीक है। हाँ, 2030 तक था। लेकिन भारत का जो प्लान था, स्ट्रेटजिक जो प्लान था ट्यूबरकुलोसिस के केस को कम करना, एलिमिनेट करना, वो 2025 था। कितना था? 2025, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। हाँ, 2025, ओके। और ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक अभियान चलाया गया, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि एक अभियान चलाया गया ताकि जो TB के केस हैं इनको रिड्यूस किया जा सके। इसके लिए एक अभियान चलाया गया जिसे कहा गया निश्चय अभियान। कौन सा अभियान चलाया गया? निश्चय अभियान चलाया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये किससे संबंधित है? क्षय रोग से संबंधित है, मतलब ये TB से संबंधित है, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है, ठीक है। निश्चय पोषण योजना कहा जाता है इसी को। क्या कहते हैं? निश्चय पोषण योजना इसी को बोला जाता है, ओके। हाँ, निश्चय पोषण योजना इसी का नाम है। चलिए भाई नेक्स्ट देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज। हाँ, ये पूछा जा रहा है कि सबसे निचली परत कौन सी होती है वायुमंडल की, ठीक है। ये वायुमंडल है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत, ये वाली पूछी जा रही है आपसे कि इसको क्या कहते हैं, ठीक। अब बताइए भाई क्या उत्तर माना जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? हाँ, कौन सी परत सबसे निचली परत है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? कौन सी परत निचली परत है वायुमंडल की? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इसे हिंदी में हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ
मंडल बोला जाता है इसे, आपने सुना होगा क्षोभ मंडल। चलिए हम आपको रूबरू करा देते हैं कौन कौन से मंडल होते हैं जिसके पास आप रहते हैं, ठीक है। जहाँ पर धरती के आसपास जो मंडल पाया जाता है वो ट्रोपोस्फियर होता है, जिसे आप उससे क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल वाला, ठीक है। फिर दूसरा आपका होता है स्ट्रेटोस्फियर। क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर। इसे हम समताप मंडल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? समताप मंडल। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है मिसोस्फियर। क्या आता है? मिसोस्फियर। फिर आता है आपका आइनोस्फियर। समझ में आ रही? ये इस तरीके से मंडल आते हैं। जहाँ पर आप रहते हैं ये आपका ट्रोपोस्फियर है। सही विकल्प दूसरा माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये सीएचओ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आने वाले सीएचओ के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, एएनएम स्टाफ नर्स के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर, एसजीपीजीआई, केजेएमयू, आरएमएल, बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। पढ़िए। विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी? शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? जो शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है वो कौन सी है? सबसे बड़ी तंत्रिका। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या मानेंगे? सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? हाँ, सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? बताइएगा भाई, सबसे बड़ी जो तंत्रिका होगी वो तंत्रिका कौन सी है सबसे बड़ी? वेरी गुड। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है कौन सी? साइटिक है, पेरिनियल है, या पुरिडेंडल है, या आपका टिबियल है? कौन सा होगा शरीर की सबसे बड़ी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी? बॉडी की सबसे लार्जेस्ट नर्व कौन सी है? तो ये सयाटिक है। कौन सी है? साइटिका जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो सही विकल्प ऑप्शन ए माना जाएगा, पहला वाला उत्तर सही मानेंगे, ठीक है। पहला आंसर सही माना जाएगा। ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चंस कई बार पढ़ाए हैं, सैकड़ों की तादाद में, ठीक है। तो सही विकल्प क्या मानेंगे? ऑप्शन ए माना जाएगा, पहला वाला उत्तर सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, ये दिया गया द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर इज? मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग है? द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर इज? कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? हाँ, कौन सा होगा? मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर इज? मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करेगा? तो प्रश्न का सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये ठंड को कंट्रोल करता है, गर्मी को कंट्रोल करता है, तापमान में क्या होता है? ठंडी भी आती है आपकी, समझे, कूलनेस भी आएगा और हॉटनेस, दोनों वर्ड आते हैं इसके लिए। ठंडी और गर्मी दोनों को कंट्रोल करेगा कौन? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ओके। दूसरा क्वेश्चन हमारी तरफ से आपके लिए है कि जो हृदय की गति होती है, हार्ट रेट जो होती है, ठीक है, इसे कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, इसे कौन कंट्रोल करता है? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि हार्ट रेट को मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ये हार्मोन्स हैं दोनों, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रीटेड बाय, ये आपके एस्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। कैसे हार्मोन्स हैं? एस्टेरॉइड, ओके। अब आपको बताना ये किससे निकलते हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं? एस्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ये निकलेंगे कहाँ से? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, ग्लूको कार्टिकॉइड्स और मिनरलो कार्टिकॉइड आर सिक्रीटेड बाय। ये जब पेपर हुआ था तो मैंने पढ़ाया था, इसमें जितने भी स्टूडेंट थे बड़ी मात्रा में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। लगभग 170 स्टूडेंट हमारे इसमें सेलेक्ट हुए थे इस भर्ती में, समझे, जिनको हमने पेड क्लास में पढ़ाया था। फ्री में तो हमारे पास बड़ी मात्रा में पढ़ते हैं, हज़ारों की तादाद में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलो कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन्स हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं दोनों। ये निकलते हैं, ये एडिनल ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? एडिनल ग्लैंड से। कहा जाएगा विकल्प नंबर चौथा सही है। एडिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? एडिनल ग्लैंड से निकलने वाले ये हार्मोन्स हैं। ऑप्शन चौथा सही उत्तर माना जाएगा, चौथा वाला सही उत्तर मानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे 7 नंबर। 7 नंबर पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा।
यहाँ पर दिया गया सब्सटेंसिया निग्रा सीक्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पर दिया गया सब्सटेंसिया निग्रा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है आपका सब्सटेंसिया निग्रा से निकलता है, ठीक है। हाँ, सब्सटेंसिया निग्रा से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर आपसे पूछा जा रहा है। बताओ भाई वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। न्यूरोट्रांसमीटर आपसे पूछा जा रहा है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, हमारी क्लासेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक साथ दी जाती हैं। दोनों का ऊपर नीचे ट्रांसलेशन होता है, थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन, बेसिक डिटेल्स सब कुछ पढ़ाया जाता है। आपको जीरो लेवल से लेकर आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है, अपर लेवल तक, हायर लेवल तक, ठीक है। आप एएनएम की क्लास ले सकते हैं, स्टाफ नर्स की, नर्सिंग ऑफिसर की, सीएचओ की, एनएचएम की जितने भी एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के जितने एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स जो होते हैं, या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के जो एग्जाम्स होते हैं, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, आप जीएस इंडिया में क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वगैरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑल इंडिया, क्योंकि हमारी तरफ से क्लासेज दोनों लैंग्वेज में दी जाती है, हिंदी में भी दी जाती है और इंग्लिश में भी। और हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं, क्योंकि हम आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो एग्जाम्स में आ चुके होते हैं, रिपीट होते हैं, और बड़ी मात्रा में हम पेपर सॉल्व कराते हैं आपको, ठीक है। इससे आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सब्सटेंसिया निग्रा से जो निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर एक मेजर हार्मोन्स है, वो डोपामाइन है। कौन सा हार्मोन्स है? डोपामाइन। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, ठीक है। ये सिग्नल भेजने का काम करता है, ठीक है। सही विकल्प ऑप्शन बी माना जाएगा, डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन्स को हम लोग रिवार्ड हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? रिवार्ड हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है। ये बात लिख लीजिएगा आप, ठीक है। डोपामाइन जो हार्मोन्स होता है इसे रिवार्ड हार्मोन्स कहा जाता है, अचीवमेंट हार्मोन्स कहा जाता है, इसे मोटिवेशनल हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोटिवेशनल हार्मोन्स। और कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में ये हार्मोन्स कम हो जाए, समझे, अगर आपकी बॉडी में ये हार्मोन्स कम हो जाए तो कहते हैं ज़िंदगी झंड सी लगती है एकदम, समझे। हाँ, आपको फोकस नहीं रहता किसी भी काम करने के लिए, आप हमेशा सुस्त रहेंगे, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, आपका मन नहीं लगता काम करने में, किसी भी काम में आपका मन फोकस ही नहीं रहता, समझे। तो एकदम आप ज़िंदगी में आप एकदम उजड़े चमन सा हो जाते हैं, समझे, अगर डोपामाइन कम हो जाता है, समझे। तो डोपामाइन कहते हैं कोई भी काम करते हैं, काम करने के बाद आपका ब्रेन आपको रिवार्ड देता है, इसलिए इसे रिवार्ड हार्मोन से बोला जाता है। जो आप खुशी महसूस करते हैं वो डोपामाइन की वजह से महसूस करते हैं, इसलिए इसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। समझ में आ रही ना? जितने पॉइंट बताएं इसे राइट डाउन करो, लिख लो, ठीक है, एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। द प्रिंसिपल सेल ऑफ द एपिडर्मिस डेट प्रोड्यूस क्रेटिन इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज। कह रहा है कि एक प्रिंसिपल एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं जो एक जटिल प्रक्रिया में क्रेटिन का उत्पादन करती हैं वे कौन सी सेल्स हैं? द प्रिंसिपल सेल ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की वो प्रिंसिपल सेल कौन सी हैं जो प्रोड्यूस करती हैं डेट प्रोड्यूस क्रेटिन, जो प्रोड्यूस करती हैं क्रेटिन इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्रेटिन प्रोड्यूस करती हैं, वो कोशिकाएं कौन सी हैं? ये आपकी स्किन की कोशिकाएं हैं, त्वचा की कोशिकाएं हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कोशिकाएं हैं जो क्रेटिन का निर्माण करती हैं। क्रेटिन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? बताइएगा भाई, क्रेटिन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? हाँ, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन दूसरा माना जाएगा। ये क्रिटिनोसाइड जो है इससे क्रेटिन निकलता है, ठीक है। सही विकल्प ऑप्शन बी माना जाएगा। बी कहें या दूसरा नंबर कह सकते हो, ठीक है। क्रेटिनोसाइट द प्रिंसिपल सेल ऑफ द एपिडर्मिस दैट प्रोड्यूस द क्रेटिन इन अ कम्प्लेक्स वे। तो ये क्रेटिनोसाइट, हाँ, क्रेटिन जो निकलता है, क्रेटिन हार्मोन्स, ये क्रेटिनोसाइट सेल से निकलता है। ये आपकी स्किन में पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। जो मेलानिन होता है, ठीक है, ये मेलानोसाइट सेल से निकलता है, ठीक। चलिए आगे देखिए प्रश्न, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्स। दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या है। कितनी हड्डियों की संख्या होती है? पढ़िएगा, दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्स इज। बताइएगा भाई, दाहिनी ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्स इज।
कितनी पाई जाती है? राइट अपर लिम्स में हड्डियों की संख्या पाई जाती है। कई बार मैंने प्रश्न पढ़ाया, कई बार मैंने उत्तर बताए ऐसे प्रश्नों के, ठीक है। और तो राइट की तरफ पूछा गया है, लेफ्ट की तरफ पूछा जाता है तब भी 30 होता है, राइट की तरफ पूछा गया है तब भी 30 होता है। तो सही विकल्प दूसरा मानेंगे, सेकंड वाला। हम कहेंगे बी विकल्प सही है। कौन सा उत्तर सही है? बी वाला उत्तर सही है। 30 सही है। दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 30 होती है, 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता, राइट ना लिखा जाता, केवल लिखा जाता अपर लिम्स में, ये राइट लेफ्ट काट दिया जाता, अपर लिम्स में कितनी पाई जाती, तो 60 पाई जाती। कितनी? 60। अब देखो एक बार, देखिए अपर लिम्स में यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, इधर से लगा के इधर, तो यहाँ से अपर लिम्स ऊपर का माना जाएगा, ठीक है, इस जगह से ऊपर का। तो यहाँ पर 30 लेफ्ट की तरफ होती हैं, 30 राइट की तरफ होती हैं, तो टोटल मिला के कितनी होती? 60 होती हैं। अगर राइट ना लिखा होता, अगर राइट लिखा है तो 30 बोले, लेफ्ट लिखा होता तब भी 30 होती है, ठीक है। टोटल मिला के कितनी होती है? अगर राइट और लेफ्ट कुछ भी ना लिखा होता, सिर्फ इतना पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फाउंड अपर लिम्स, तो आपका आंसर होता 60। कितना होता? 60। समझ में आ गई ना बात आपको? 60 फिर उत्तर सही माना जाता। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है, ठीक है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप उसका आंसर बताएंगे। आपके टकला में टोटल हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? मतलब इसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम, ठीक है। तो जो आपका क्रेनियम होता है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है क्रेनियम में? ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे टोटल हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, ठीक है। हाँ, हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है। और हो सके तो हमें इतना जरूर लिखो आप कि इसमें सूचर कौन कौन से होते हैं। आप लोग जानते हो ना सूचर किसे कहते हैं? ये आपके खोपड़ी में, टकला में पाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर ज्ञात ना हो तो इसे पढ़ के जाना एग्जाम में, ठीक है। सूचर के बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा कौन कौन से सूचर होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। अगर तुम डिफाइन ना कर पाओ तो केवल इतना कमेंट बॉक्स में लिखो कि सूचर पाए जाते हैं, इनके नाम फला फला हैं, मतलब हाँ ये नाम होते हैं, इनको इस नाम से जाना जाता है सूचर को। सूचर एक तरीके की सिलाई होती है जो तुम्हारे टकला में होती है, समझे, जैसे नारियल नहीं होता, इस तरीके से तुम्हारा टकला सिला होता है चारों तरफ से, ठीक है। इसे सूचर कहा जाता है, टाँके टाइप में लगे होते हैं, ठीक है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, ठीक है। हम कमेंट सभी के जरूर देखते हैं, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे इतनी वही सारे पॉइंट आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, रिमेंबर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं, ठीक है। एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के तौर पे काम करने वाली ग्लैंड कौन सी है? इन फॉलोइंग विच इज अ बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए आजकल जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। जानकारी के लिए आपको बता दें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम्स में खूब आते हैं, बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। हमने ऑलरेडी बड़ी मात्रा में पेपर सॉल्व कराए हैं। आप इंटरनेट में देखेंगे, चैनल्स में देखेंगे, गूगल्स में आप सर्च करेंगे तो बड़ी मात्रा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, तो मैंने सॉल्व कराया नर्सिंग के फील्ड में, समझे, सबसे ज़्यादा मैंने सॉल्व कराया क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर पूछा गया इंडोक्राइन, अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन, बाह्यस्रावी ग्लैंड ग्रंथि दोनों के तौर पे काम करती है इंडोक्राइन एक्सोक्राइन, वो आपका पनक्रियाज होगा। तीसरा वाला उत्तर सही माना जाएगा, आप सी कह सकते हैं, सी वाला उत्तर सही मानेंगे, ठीक है। हाँ, पनक्रियाज। पनक्रियाज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। देखिए जो अग्नाशय होता है ये पेड़ के पीछे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेड़ के पीछे। कहा जाता है कि ये पत्ती के समान होता है, लीफ के समान होता है, पत्ती के समान इस तरीके से होता है, ठीक है। इस वाले एरिया को हम लोग टेल कहते हैं, ये वाला एरिया टेल कहलाता है। बीच वाले को हम लोग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी। लास्ट वाला जो होता है इसे हम लोग, हाँ, इसे हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, ठीक है। और ये भी है जानकारी में, हाँ, कि जो सबसे ज़्यादा जो आइसोलेट पाई जाती हैं वो टेल में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? टेल में पाई जाती हैं। अब हमारे प्रश्न आपके लिए हैं, अल्फा सेल इसमें पाया जाता है, बीटा सेल इसमें पाया जाता है, डेल्टा सेल पाया जाता है, गामा सेल भी होता है, लेकिन इसके केसेस अननोन है। तो हम आपसे 3 के बारे में पूछेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अल्फा सेल ऐसे लिखा जाता है जैसे कि मैंने बनाया है, ठीक है। अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन से निकलता है? कमेंट बॉक्स में लिखो। बीटा कोशिका से, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन से निकलता है? कमेंट बॉक्स में आप लिखो। डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन से निकलता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। ये तीनों पॉइंट एग्जाम में खूब आए हैं, बड़ी मात्रा में पूछे गए हैं, ठीक है। अल्फा से निकलने वाला हार्मोन से ये है, बीटा से निकलने वाला ये है, डेल्टा से निकलने वाला ये हार्मोन्स है। मैंने इसी चैनल्स में आपको अभी हार्मोन्स टॉपिक कवर किया था, ठीक है।
आपको हार्मोन्स पैनल्स में पढ़ाया था, आपको फेस टू फेस उसमें पढ़ाया था। तो हार्मोन्स के बारे में मैंने बताया था, लव हार्मोन्स किसे कहा जाता है, स्लीपिंग हार्मोन्स कौन सा होता है, बोन ग्रोथ हार्मोन्स कौन सा होता है, आपको याद होगा, पता होगा, ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर वगैरह आप बता सकते हैं ईजिली, आप हमारी कई सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। जीएस इंडिया में क्यों पढ़ना जरूरी है ये भी इसके कारण बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे प्रश्न हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे प्रश्न हम आपको देते हैं तो हम आपको एकदम एग्जैक्टली रूबरू करा देते हैं कि हाँ पेपर में ऐसे प्रश्न ही आते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, हम आपको फालतू के नहीं कि हाँ ये आएगा कि नहीं आएगा। आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख लो ताकि आपको यकीन हो जाए, ठीक है। जो हम क्वेश्चन सिलेक्ट भी करते हैं ना, तो वो भी बहुत ही चुनिंदा लेवल के प्रश्न होते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं सीएचओ के लिए, एनएचएम के लिए, बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए या एनएचएम स्टाफ नर्स के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, एसजीपीजीआई केजेएमयू आरएमएल के लिए, राजस्थान सीएचओ के लिए, राजस्थान की नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आने वाली है उसके लिए अगर क्लास लेना चाहते हैं तो आप जीएस इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाएंगे, ठीक है। आप जीएस इंडिया में क्लास लेंगे, आप अपने पैसे वसूल कर लेंगे, ठीक है। ये जिम्मेदारी हमारी है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हम आपको पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, 100% अपना देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए, 100% देते हैं आपको अपना, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करेंगे आप, जीएस इंडिया ऑफिशियल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जीएस इंडिया ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा, इसे रजिस्टर कीजिएगा और टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाकर के टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आगे के प्रश्न हम आपको बाद में सॉल्व कराएंगे, ठीक है, अभी क्लास लेना है और, ठीक है। तो आगे के प्रश्न हम आपको बाद में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न है, ये पूरी सीरीज सॉल्व कराएंगे आपको, देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको 2-3 पेपर सॉल्व कराए, लगातार हम आपको पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये प्रश्न जरूर देख लेना, जरूर सॉल्व कर लेना ढूंढ के जीएस इंडिया चैनल्स में, ठीक है। जीएस इंडिया नर्सिंग सर्च करना और उसमें आपको ये पूरी सीरीज सॉल्व कर लेना। इससे आपको 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे जो रिपीट होंगे आपके परीक्षा में, ठीक है। वाणी को यहीं से विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर्स, बाय, जय हिंद, सी यू, बाय, टेक केयर्स।